हे गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी इन ब्लड। दिस इज शुभम श्रीवास्तव और आज आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 5 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th का जो हम लेक्चर कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस का, उसमें आज इसका 5th पार्ट है, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में जिस बातों को हमने देखा था, एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं। वहां पर हमने देखा था रेस्पिरेशन के ऊपर, रेस्पिरेशन के टाइप्स के ऊपर, जहां हमने रेस्पिरेशन के डेफिनेशन को भी जाना था। हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में इस बातों को जाना था कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो भी फूड हम न्यूट्रिशन के मदद से ले रहे थे, उस फूड से एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है वही रेस्पिरेशन है। इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया था हमने कि रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज एनर्जी फ्रॉम देयर फूड। अपने फूड से वो एनर्जी निकालने का प्रोसेस जो है, यही रेस्पिरेशन है। हमने इसका 3 केस देखा था। पहला केस था जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था, ऑक्सीजन था ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो रहा था। सेकेंड केस हमने जो देखा था, उसमें हमें पता चला था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। एंड द थर्ड केस वाज लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वहां ऑक्सीजन को होना चाहिए लेकिन ऑक्सीजन वहां पहुंचा भी तो आधा अधूरा। इन तीनों बातों को हमने देख लिया था, जहां हमने देखा था कि एनर्जी तीनों के तीनों केस में बन रही थी और वो एनर्जी जो बन रहा था वो एटीपी के फॉर्म में था, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में था। अब बात कर लेते हैं कि हम ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, वो रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, उसका क्या प्रोसेस है होने का, कहां से वो शुरू होता है और कहां जाकर खत्म होता है। हमने ये बात तो ऑलरेडी हमें क्लियर है कि हम ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। कहने का ये मतलब है कि हम ऑक्सीजन के मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। फाइन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम जो सांस छोड़ते हैं तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। फाइन, चलो ये भी बात सही है। तो हम कैसे मान ले कि कार्बन डाइऑक्साइड ही हम छोड़ रहे हैं? क्या इस बात का कोई सबूत है? इस सबूत को आज हम देखते हैं कि सच में कार्बन डाइऑक्साइड ही हम छोड़ते हैं या नहीं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं या नहीं। तो बातों को शुरू करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा कहा जाता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये बातें हमें जूनियर क्लास में बताई जाती हैं, लेकिन चूंकि अब हम स्टैंडर्ड 10th में हैं तो हमें इस तरीके की बातों को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे नाक में किसी तरीके का फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को छान करके अंदर ले लेगा और बाकी सारे जो गैसेस हमारे इस एटमॉस्फेयर में हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अदर जो भी गैसेस हमारे हैं, उसको बाहर छोड़ देगा। इस तरीके का कोई फिल्टर हमारे नाकों में तो लगा हुआ नहीं है। तो कैसे सिर्फ हम एक ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। हम पूरा का पूरा एयर अपने अंदर लेते हैं एंड पूरा का पूरा एयर हम बाहर निकालते हैं। फाइन, इस बात को कभी नहीं भूलना। हम रेस्पिरेशन के दौरान, हम ब्रीदिंग जो करते हैं उस दौरान हम पूरे के पूरे एयर को अंदर लेते हैं। हमारे अंदर कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद हम फिर उस एयर को बाहर छोड़ देते हैं। हाँ, उस दौरान रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का चूंकि यूज होता है, तो छोटे बच्चों को समझाने के लिए ये कह दिया जाता है कि बाबू हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड रेस्पिरेशन के बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसलिए उन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए हम बोल देते हैं कि बाबू यहां कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं। फाइन, ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, जहां हमें यह पता चलता है कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसको शुरू करने का काम ब्रीदिंग करता है। ब्रीदिंग के दौरान हम सांसों को लेते हैं, हम सांसों को लेते हैं। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे सामने होता है हमारा नॉस्ट्रिल्स। हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर हमारे बॉडी में इन करता है। नॉस्ट्रिल के बाद एयर जो पहुंचता है वो पहुंचता है फेरिंक्स में। हमने जिस समय हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे, वहां हमने देखा था कि फूड हमारा बकल कैविटी के बाद सीधे फेरिंक्स में जाता है। तो फेरिंक्स में जाने का ये मतलब है, और वहां मैंने बताया था आपको कि फेरिंक्स एक ऐसा पैसेज है जो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन है।
मतलब अगर फूड को हमारे बॉडी में जाना है तो उसे फेरिंग्स टच करना ही पड़ेगा। अगर एयर को हमारे बॉडी में जाना है तो उसे फेरिंग्स टच करना ही पड़ेगा। मतलब फेरिंग्स वो कॉमन पैसेज है जहां से फूड और एयर दोनों पास होता है। सेकेंड थिंग हमारे पास अब क्या है कि चूंकि एयर हमारा कहां पहुंच गया, उस कॉमन पाइप के पास पहुंच गया है जहां पर फूड भी और एयर दोनों आता है। अब इसके बाद जिस तरीके से फूड हमारा कंफ्यूज हुआ था कि अब वो फूड पाइप में जाए या वो विंड पाइप में जाए, उस तरीके से एयर के साथ भी होता है। तो एयर उस दौरान क्या होता है, जो आगे का है, फॉर एग्जाम्पल ये दो मार्कर मेरे सामने है, इन दो मार्कर्स को मैंने ऐसे रख दिया, फाइन। और इसके ऊपर का जो पोर्शन है ना, ये होता है, इसके ऊपर में ही होता है फेरिंग्स, और ये सामने वाला जो पाइप होता है दिस इज विंड पाइप, और हमारा इसोफेगस जो फूड पाइप था वो पीछे की ओर होता है। तो फूड हमारा पीछे वाले पाइप में चला जाता है और वो स्टमक तक पहुंचता है, और ये आगे वाला जो पाइप है यही होता है हमारा क्या, विंड पाइप। तो इसी में क्या होता है, फिर उस एयर की एंट्री होती है। फेरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स में जाता है, देन ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एंड फाइनली वो एल्वियोलाई तक पहुंचता है। एल्वियोलाई जिसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वियोलाई एक्चुअली क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, उस सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। इसके बारे में डिस्कशन हमने क्लास 9th में किया था, जहां हमने एनिमल टिश्यू को डिस्कस किया था। तो वहां हमारे पास आया था इपिथेलियल टिश्यू, और इपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप्स थे, फॉर एग्जांपल स्क्वामस टिश्यू। तो वही जो सिंपल स्क्वामस टिश्यू होता है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम है, उसी का बना होता है एल्वियोलाई का वॉल। और उस सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम की एक खास बात यह होती है कि वो डिफ्यूजन कराने में मदद करता है। चूंकि उसका सरफेस इरेगुलर टाइप का होता है तो वो डिफ्यूजन करवाने में मदद करता है। तो यही काम हो जाता है यहाँ पर कि एयर चूंकि जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसके थ्रू वो पास हो जाता है, एंड फाइनली हमारा जो भी एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स जिसे हम O2 भी कह रहे हैं, वो हमारे ब्लड में मिल जाता है, एंड फाइनली फिर वो पूरे बॉडी तक पहुंचाया जाता है। ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इसे हम क्या करते हैं, इसे एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से कभी हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा था। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। तो उस चार्ट को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो देखो सबसे पहले खुद में इमेजिन करो। देखो इमेजिनेशन पावर होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है क्या हम उस चीज का फिगर अपने ब्रेन में बना पा रहे हैं। अपने आंखों को बंद करो और अपने आप से पूछो क्या हम जो पढ़ रहे हैं अपने बुक में उसका एक ब्रेन में डायग्राम बन पा रहा है। अब उस डायग्राम को बनाने की कोशिश करो। अब शुरू करो कि अपने ऊपर कि हम सांस जब लेते हैं तो एयर मॉलिक्यूल सबसे पहले हमारे बॉडी में किधर से इन करता है। तो सबसे पहले भाई जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना वो हमारे नॉस्ट्रिल्स में इन करता है। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल क्या होता है, हमारी ये जो नाक है, अगर इस नाक का डायग्राम अगर हम यहां पर इस तरीके से बनाने की कोशिश करें तो ये रहा हमारा नाक, और ये नाक के अंदर का ये बीच का जो पार्ट है सेप्टम, खुद में फील करो कि ये दो नाक का जो छेद है दिस इज योर नॉस्ट्रिल्स, और इन दोनों नॉस्ट्रिल, इन दोनों नेजल कैविटी को, और ये क्या है तुम्हारा, ये है नेजल कैविटी। फाइन, और ये नेजल कैविटी को बीच से कौन डिवाइड कर रहा है, तो सेप्टम डिवाइड कर रहा है, जो कि एक किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। फाइन, तो नॉस्ट्रिल से पहले एयर अंदर गया। फाइन, नॉस्ट्रिल के बाद अब एयर कहां आया भाई तुम्हारा, तो आया नेजल कैविटी में। फूड सॉरी तुम्हारा एयर कहां आया, तो आया नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी के बाद अब इस डायग्राम को हटाओ, अब दूसरे डायग्राम को बनाते हैं। ये रहा एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं जहां पर नेजल कैविटी के बाद अगर हम इसको इस तरीके से डिजाइन कर दें, इस तरीके से डिजाइन करें तो ये था भाई बकल कैविटी, दिस इज योर नेजल कैविटी, और यहां से एक स्ट्रक्चर आ रहा है जिसे हम क्या कह देते हैं, तो जिसे हम कह रहे हैं फेरिंग्स। तो भाई अब एयर कहां आया इसके बाद, तो इसके बाद एयर आ गया है फेरिंग्स के अंदर। फाइन, फेरिंग्स के बाद और आगे की ओर चलता है ये कहानी और ये पहुंचता है लैरिंग्स में।
ठीक है। इसके बाद एयर कहाँ आ गया, तो इसके बाद एयर आ गया भाई लैरिंग्स में, ठीक है। यहां पर होता है भाई क्या, तो एक कार्टिलेजिनस रिंग का एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कह लेते हैं, तो जिसे हम ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। ये फिर क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया। एयर कहाँ आ गया, तो आ गया ट्रैकिया में आ गया, फाइन। इसके बाद इसका डिवीजन हो जाता है इस तरीके से, इस तरीके से इसका डिवीजन हो जाता है, एंड दिस इज ब्रोंकाई, फाइन। तो अब एयर कहां आ गया, तो अब एयर आ गया ब्रोंकाई में, फाइन। इसके बाद इधर क्या होता है, इसको इधर एक लंग्स मिलता है, फाइन, एंड हेयर इसको इधर भी एक लंग्स मिलता है इस तरीके से, फाइन। इस लंग्स के अंदर क्या होता है, ये ब्रोंकाई का फिर डिवीजन हो जाता है इस तरीके से, इस ब्रोंकाई का यहां पर डिवीजन हो गया और इधर भी इसका डिवीजन हो जाता है इस तरीके से, इसका डिवीजन हो गया ब्रोंकाई। एंड फाइनली इसके बाद छोटे छोटे और पाइप्स में ये टूट जाता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो इसे हम कह देते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकाई के बाद अब ये एयर कहाँ गया, तो ब्रोंकियोल्स में आ गया। एंड फाइनली इसके बाद यहां से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है जिसे हम क्या कह लेते हैं, तो इसे हम एल्वियोलाई कह लेते हैं। तो अब कहां आ गया, तो अब एल्वियोलाई में आ गया, फाइन। अब एल्वियोलाई में आ गया। इसी एल्वियोलाई को हमने फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या कह दिया है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या है हमारा, तो ये है नेजल कैविटी, और ये फिर क्या है भैया, तो ये हमारा नॉस्ट्रिल्स है। और इस फिगर की बात करें तो फिगर क्या है, तो ये फिगर हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कितना इजी है, हम इसके थ्रू, इसके मदद से हमने यहां पर क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया कितना आसानी से। हमने सबसे पहले क्या देखा, नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के आगे एक बार नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के आगे बढ़े फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई हमें देखने को मिला, फिर ब्रोंकियोल्स मिला, एंड फाइनली एल्वियोलाई, एंड दीज टू आर लंग्स। और ये दोनों हमारा लंग्स है, ये हमारा लेफ्ट लंग है, और दिस इज राइट लंग, फाइन। और ये दोनों को मिला के दिया, तो हमारे ये पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ये हमारा फिगर तैयार हो गया, फाइन। इतना को क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। इसको जब तुम नोट कर लोगे तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इनका फंक्शंस क्या है। इनके फंक्शंस के लिए इसमें लिखने की कोशिश करते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी इसे इरेज करते हुए चलेंगे। तो नॉस्ट्रिल क्या है, तो ये भाई क्या है, ओपनिंग ऑफ आवर रेस्पिरेटरी, ओपनिंग ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब कि नॉस्ट्रिल ही वो है जहां से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है, मेन गेट है ये, फाइन। इसके बाद नेजल कैविटी है, क्या ये है कैविटी, ठीक है, विच अलाउज एयर टू मूव इनसाइड, ठीक है, जो एयर को क्या करता है, रिसीव करता है और अंदर जाने के लिए अलाउ करता है कि भैया तुम अंदर जाओ। एक और चीज यहां तुम्हें देख लेना जरूरी है कि इस नेजल कैविटी में कुछ हेयर्स भी होते हैं, फाइन। इसके अंदर कुछ हेयर्स होते हैं, इन हेयर्स और यहां पर म्यूकस का भी सेक्रेशन होता है। अगर बताया जाए तुम्हें तो ये रहा इसके अंदर हेयर्स एंड दिस इज द म्यूकस। इन दोनों का क्या रोल है, तो भैया हेयर और म्यूकस आपस में मिलता है और ये फिल्टर का काम करता है। ये फिल्टर किस तरीके से कि एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स छुपा है उस डस्ट पार्टिकल्स को ये क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, फिल्टर फॉर डस्ट, ठीक है, डस्ट के लिए फिल्टर का काम करता है। इसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बारे में ऑलरेडी हम जान रहे हैं, ये क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज था। ये क्या है, ये पैसेज फॉर क्या है, ये सीधे पैसेज फॉर एयर है, ये एयर के लिए पैसेज है। ये क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग है, ये कार्टिलेजिनस रिंग है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। अब देखो कार्टिलेजिनस रिंग इसे क्यों करेंगे, फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में अगर वायरिंग हो रहा होता है तो उस दौरान अगर वायर को अगर किसी दीवार के थ्रू अगर हम ले जाते हैं तो उसे हम इस तरीके के हुक से उसे हम वहां पर प्लेस कर देते हैं। अगर वहां वो हुक हटा दोगे तो वायर नीचे गिर जाएगा।
सेम केस यहाँ पे है। ये ट्रैकिया उसी की तरह हुक की तरह काम करता है, जो हमारे इस विंड पाइप को इस तरीके से पकड़ के रखता है। अगर ये विंड पाइप है तो इसे क्या करता है, इस तरीके से पकड़ के रखता है। अगर इसे हटा दोगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये कार्टिलेजिनस रिंग का क्या फंक्शन हो जाता है यहाँ पे, ये क्या काम करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और ब्रोंकाई क्या है, कॉमन पाइप फॉर बोथ दी लंग्स, दोनों लंग्स के लिए एक कॉमन पाइप है जो आगे जाके डिवाइड कर जाता है। ब्रोंक्यूल्स क्या है, इट इज ये भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्या करता है, वो जो एयर को पूरे लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। एंड फाइनली एल्वियोलाई, जिसे हमने क्या कह दिया, फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट जरूर कर लेना, ये तुम्हारे लिए काफी सिंपल सा और सुंदर सा नोट्स तुम्हारे पास हो जाएगा। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना नोट कर लो, फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर एल्वियोलाई तुम्हें देखने को मिल रहा है, इसी एल्वियोलाई को हम थोड़ा बड़े साइज में बनाते हैं। ये क्या है, तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स था, ये ऊपर से वही स्ट्रक्चर आया, एंड दिस इज योर एल्वियोलाई। ये क्या है तुम्हारा, ये एल्वियोलाई है। फाइन। इस एल्वियोलाई का वॉल के बारे में तुम्हें बताएं कि ये किस चीज का बना होता है, तो भैया ये सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम का बना है। ये सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम का बना है इस तरीके से। और सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम का एक फंक्शन था कि ये डिफ्यूजन कराने में मदद करता है। ये किस चीज का बना है, तो यहां नोट कर लो, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। फाइन। और इसका ये फंक्शन है कि ये क्या करवा देता था, तो ये डिफ्यूजन कराने में मदद करता है भाई। तो डिफ्यूजन अगर कराने में मदद करता है, अब एक चीज गौर करना है, इधर से क्या आ रहा है और इधर तुम्हारा क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये तुम्हारा रेड ब्लड सेल्स है, इधर तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल्स है, एंड प्लेटलेट्स वगैरह भी हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ रेड ब्लड सेल्स को लेके चलते हैं। और चूंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर यूज होता है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीजन इधर से आया। फाइन। सांस लिए हम इस रास्ते, तो इस रास्ते होते हुए, इस रास्ते होते हुए, इस रास्ते होते हुए यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचा। इसी चीज को हम बड़ा करके यहाँ देख रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा। अब ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है, हमारे इस ब्लड में मिल गया। फाइन। और इस ब्लड में मिला और इस ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे सेल में गया। जहां पर सेल में गया तो हमारा क्या बाई प्रोडक्ट बन रहा था, CO2 प्लस H2O प्लस ATP, है ना। तो ये CO2 बाई प्रोडक्ट, तो इधर O2 ज्यादा है और हमारे बाई प्रोडक्ट के रूप में इधर CO2 ज्यादा है। फाइन। तो इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में डिफ्यूजन होगा। तो भैया ऑक्सीजन कहां चलाया, हमारे इधर चलाया। और इधर CO2 ज्यादा है और इधर कम है, तो इधर से CO2 फिर इधर चलाया और ये CO2 बाहर निकल गया। तो ये CO2 जो बाहर निकला, ये इस रास्ते, इस रास्ते, इस रास्ते, इस रास्ते होते हुए हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि O2 आता है भैया और फिर हमारे सेल में जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ये केमिकल रिएक्शन करता है और फिर इधर से CO2 के रूप में हमारे बॉडी से इस रास्ते बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा था तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला गया, और कार्बन डाइऑक्साइड इधर ज्यादा था तो इधर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला गया। ये एक बार सांस लेने का प्रोसेस हुआ, एक बार ब्रीदिंग किए, फिर सेकेंड ब्रीदिंग करेंगे फिर यही होगा, थर्ड ब्रीदिंग करेंगे यही होगा, जितनी बार ब्रीदिंग करेंगे उतनी बार यही होगा। तो यही था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक छोटा सा नोट। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर तुम्हारा प्रीवियस वीडियोस छूट चुका है या फिर रेस्पिरेशन नहीं समझ में आया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां जाओ, उस लिंक पर क्लिक करो, वो तुम्हारा रेस्पिरेशन का प्रीवियस वीडियो खुल जाएगा, उसे देखो, समझो। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।